नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंस ईज में। तो यार आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम अपना पैसा कहीं लगाते हैं ये सोच के कि हम इस पर कुछ एक्स्ट्रा अर्न करेंगे तो इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये फिर चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, चाहे प्रॉपर्टी में, या फिर चाहे किसी कंपनी के शेयर्स में। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपीज के, उस पर मैंने 20% अर्न किया तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ के 1,20,000 हो गई। और जो 20,000 मैंने अर्न किया है इसको हम रिटर्न कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इन्वेस्टमेंट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। वो चाहे इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकता है जब हम एफडी या पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर डिविडेंड हो सकता है जब हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर रेंटल जब हम प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन जब हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, टू मीट द फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं बिजनेस के लिए पैसा जोड़ना है, या बच्चों की एजुकेशन, या फिर रिटायरमेंट के टाइम पैसा चाहिए। सेकेंड, टू क्रिएट एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। तो यार कभी भी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करके आप एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं, लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की जॉब्स गई हैं। जिन लोगों के लिए उनकी जॉब ओनली सोर्स था उन्होंने काफ़ी सफ़र भी किया है। थर्ड, टू बिल्ड एन इमरजेंसी कॉर्पस। भगवान ना करे आप पर कोई मुसीबत आए, लेकिन आज के दिन किसी भी इमरजेंसी के आने पर फाइनेंशियली कैपेबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन्वेस्टमेंट करके इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ, टू रिड्यूस टैक्स बर्डन। तो आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट में हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन अवेलेबल होती है और इनकम भी टैक्स फ्री होती है। तो इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू बीट द इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो 1 kg शुगर के लिए आज आपको 100 रुपीज़ पे करना होता है, बट 1 साल बाद उसकी कीमत हो गई 110 रुपये। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं और एज ए सेविंग उसको रखते हो तो आपको 1 kg शुगर पर एक्स्ट्रा 10 रुपये का बर्डन आएगा। बट अगर आप पहले साल 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और मान लो 10% आप उस पर रिटर्न कमाते हो तो आपके पास 1 साल बाद 110 रुपये होंगे, जिससे आप पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। बस हमें ये इंश्योर करना है जब भी हम इन्वेस्ट करें उस इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो। तो चलिए अब जानते हैं हमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमारे गोल्स क्या हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के टाइम पैसा चाहिए, फॉरेन ट्रैवल, और या फिर एजुकेशन। अगर गोल नॉन नेगोशिएबल है जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन, तो हमें फिक्स्ड इनकम विद लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि एफडी हो सकता है, पीएफ हो सकता है। और अगर गोल्स नॉन नेगोशिएबल हैं लाइक ट्रैवलिंग टू फॉरेन, जिसे हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो हम हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना। दूसरा फैक्टर जो हमें कंसीडर करना चाहिए वो है लिक्विडिटी मतलब होता है कि पैसे की ज़रूरत होने पर कितना जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड एंड शेयर्स आर द मोस्ट लिक्विड एसेट्स देन लैंड। थर्ड फैक्टर है रिटर्न। तो यार जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उससे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा ये कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, रिस्क कैपेसिटी। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले उसके रिस्क का पता होना बहुत ज़रूरी है, और सभी लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग हो सकती है। कुछ लोग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं, बट सम पीपल डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो उन्हें लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। फिफ्थ, टैक्स बेनिफिट्स। तो दोस्तों मार्केट में हमारे पास बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें हमें टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। तो हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम टैक्स को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। सपोज हमारे पास 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, जिसमें हमें 10% रिटर्न मिल रहा है लेकिन वो टैक्सेबल है और आफ्टर टैक्स हमें उसमें 8 रुपीज़ सेव हो रहे हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें हमें 9% रिटर्न मिल रहा है लेकिन उसमें हमें टैक्स एग्जम्पशन है। तो अगर हम बिना टैक्स के देखें तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ज़्यादा रिटर्न दिखेगा, लेकिन अगर टैक्स को कंसीडर करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। आप कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग। सपोज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप ज़्यादा रिस्क ना लेके लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल जैसे कि शेयर्स, एफडी, पीएफ, एंड एक होता है नॉन फाइनेंशियल जैसे कि लैंड एंड गोल्ड। फाइनेंशियल हमारे फिर दो तरह के हो सकते हैं, एक जिसमें हमें फिक्स्ड इनकम मिलती है जैसे बैंक एंड पीएफ पर इंटरेस्ट, एंड एक होता है मार्केट लिंक जहां हमारी रिटर्न मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करती है लाइक इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए कुछ कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, अगले वीडियो से मैं आपके साथ हर एक इन्वेस्टमेंट का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट जिसका मैंने यहाँ कंपैरिजन शो करने की कोशिश की है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, रिस्क, टैक्स बेनिफिट्स, टाइम पीरियड एंड लिक्विडिटी। तो सबसे पहले है एफडी। एफडी का रिटर्न बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट करेंटली ये रिटर्न 3 to 7% के बीच में है। रिस्क एफडी में बहुत कम होता है और यूं कहें तो ना के बराबर। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में आपको एफडी इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन भी मिल जाती है। एफडी में हम 7 डेज से 10 ईयर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग के लिए आपको मिनिमम 5 ईयर तक एफडी करना होता है। लिक्विडिटी इसमें हाई होती है, आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। सेकंड है हमारे पास पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एट प्रेजेंट पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है 7.10%। पीपीएफ गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। पीपीएफ से भी हमें 80 में डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन पीपीएफ में हमें मिनिमम 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना होता है, जिसे 15 ईयर होने पर और 5 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ में लिक्विडिटी बहुत कम होती है क्योंकि आप अपना पैसा 15 ईयर से पहले नहीं निकाल सकते। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम 5 ईयर के बाद कुछ पैसा निकाल सकते हैं, जो कि हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड है हमारे पास एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस में पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इसलिए रिटर्न फिक्स्ड नहीं होती, बट अब तक एनपीएस ने 8 to 10% का रिटर्न दिया है। रिस्क इसमें लो टू हाई हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके फंड सिलेक्शन पर। इसमें आपको इनकम टैक्स में 2 लाख तक डिडक्शन मिल जाती है। अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी काफ़ी लो होती है क्योंकि आप 60 ईयर्स से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ केसेस हैं जहां हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन जो मिली थी वो नहीं मिलेगी। फोर्थ हमारे पास है गोल्ड ईटीएफ। ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट वे है। आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं, जिससे आपको ना कोई सिक्योरिटी का डर होगा। गोल्ड की रिटर्न मार्केट पर डिपेंड करती है, जैसा आप जानते हैं। रिस्क लो टू मीडियम रहता है शॉर्ट टर्म में। गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर हमें कोई इनकम टैक्स छूट नहीं मिलती है और कितने ही टाइम के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड काफ़ी लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, हम जब चाहें गोल्ड को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटी शेयर्स यानी कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, जहां रिटर्न अनलिमिटेड है बट रिस्क हाई है एंड कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, और जब तक चाहें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे शेयर सेल कर सकते हैं, यानी लिक्विडिटी इज हाई। नेक्स्ट हम आते हैं म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड रिटर्न भी मार्केट पर डिपेंड करता है और रिस्क डिपेंड करता है किस फंड में हमने पैसा लगाया है। ईएलएसएस फंड में हमें इनकम टैक्स डिडक्शन मिल जाती है। ईएलएसएस फंड होते हैं जहां 65% और मोर पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है। म्यूचुअल फंड में हम जब तक चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स के लिए मिनिमम 3 ईयर्स तक म्यूचुअल फंड को होल्ड करना होता है। लिक्विडिटी इज हाई क्योंकि आप जब चाहें अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको रिटर्न के साथ साथ एक मिनिमम सम एश्योरेंस अगर डेथ हो जाती है तो वो मिलता है। रिटर्न सेम लाइक म्यूचुअल फंड, मार्केट पर डिपेंड करता है एंड अगेन रिस्क इज ऑल्सो सेम लाइक म्यूचुअल फंड। यूलिप में भी हमें एटीसी डिडक्शन मिल जाती है। लिक्विडिटी लो होती है क्योंकि हमारा पैसा मिनिमम 5 ईयर्स तक ब्लॉक रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.8%।
रिस्क इसमें काफ़ी लो होता है एंड हमें इनकम टैक्स डिडक्शन भी मिल जाती है। यहाँ भी हमारा पैसा 5 ईयर के लिए ब्लॉक रहता है, तो लिक्विडिटी इज़ वेरी लो। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए है, यानी जिनकी एज 60 से ज़्यादा है। करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। इसमें भी हमें टैक्स डिडक्शन मिल जाता है और इस स्कीम में भी पैसा 5 ईयर तक ब्लॉक रहता है। इस वजह से लिक्विडिटी बहुत कम होती है। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे रियल एस्टेट, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं सबका डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्लस मुझे दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।